साल 1947 में भारत की आज़ादी का सपना तो पूरा हुआ, लेकिन दो हिस्सों में बंटकर। देश में आज़ादी की खुशी में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, वहीं दूसरी तरफ करोड़ों लोग मजबूरी में अपना मुल्क छोड़ने के लिए बेघर हो गए और लाखों लोग तो मारे गए। देश विभाजन की इस जलती आग ने सांप्रदायिक दंगों का रूप ले लिया। कल तक जो हाथ एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वही हाथ अब एक दूसरे की जान लेने को आतुर थे। एक तरफ कश्मीर की लड़ाई थी, जिसमें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने के लिए कश्मीर में घुसकर कत्ले आम कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को अलग मुल्क बनाने की जिद पर इस कदर अड़ गए थे कि वो पाकिस्तान से हाथ मिलाने वाले थे। उनके अलावा जूनागढ़, भोपाल, जोधपुर जैसी रियासतें भी अपनी शर्तें सामने रख रही थीं, जो अपने साथ कई रियासतों को भारत में विलय न होने के लिए भड़का रही थीं। दरअसल भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटेन ने हमारे महान भारत को दो हिस्सों में तो बांटा ही था, साथ ही 565 रियासतों को ये चुनने का मौका भी दिया था कि वो या तो पाकिस्तान के साथ विलय हो जाएं या हिंदुस्तान के साथ, या फिर अपना खुद का मुल्क बना लें। यानी उस वक्त भारत के दो नहीं बल्कि कई 100 टुकड़े हो चुके थे। मगर फिर उस समय धारा में एंट्री हुई भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने देश की बिखरी हुई रियासतों को मोतियों की तरह धागे में पिरोकर भारत का अभिन्न हिस्सा बनाने के लिए तैयार किया। कहा जाता है कि अगर पटेल न होते तो भारत कभी भी भारत बन ही न पाता। देश को एक सूत्र में बांधने वाले आजादी की लड़ाई में सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानियों में से एक द ग्रेट सरदार पटेल ने अपनी राजनीति, कूटनीति और अपने सख्त फैसलों से रियासतों को एक राष्ट्र बना डाला। लेकिन उनके सामने तीन सबसे बड़ी चुनौतियां थी: जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करना। हालात इतने खराब थे कि ब्रिटिश अफसर ताना मारते थे कि ये देश बनने से पहले ही बिखर जाएगा, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि सामने द ग्रेट पॉलिटिशियन सरदार पटेल खड़े हैं, जिनके सामने ना राजा टिके ना निजाम। उन्होंने बातचीत से लेकर सैन्य कार्यवाही हर वो कदम उठाया जिससे भारत जैसा ऐतिहासिक और महान देश टूटने से बच गया। मगर सवाल है कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि भारत की अखंडता सुनहरे इतिहास में दर्ज हुई? कौन सी चालें चली जिससे उन्होंने दुश्मनों को भी झुका दिया? और सबसे जरूरी चीज, जिस देश की अखंडता के लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, क्यों वही देश आज उन्हें भूल चुका है? जानेंगे इस वीडियो में और सरदार पटेल के दुर्लभ भाषण भी सुनेंगे। मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में पटेल जी के ऐसे भाषण भी हैं जिन्हें सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूट गए थे और हर भारतवासी झूम उठे थे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। 15 अगस्त 1947, 200 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी की वो सुबह जितनी सुनहरी थी, उससे जुड़ी राजनीति उतनी ही काली। उस समय की कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर नेता चाहते थे कि सरदार पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी आज़ादी की लड़ाई जमीनी स्तर से गुजरती थी। वहीं दूसरी तरफ नेहरू जी की प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी, जिन्हें समर्थन मिला राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का, जिससे पटेल बहुत आहत हुए। मगर उन्होंने कभी भी इसका विरोध नहीं किया, बल्कि अपनी मन की पीड़ा को देश हित में झोंक दिया और चल पड़े उन 565 बिखरी रियासतों को भारत में जोड़ने के लिए। ज्यादातर रियासतें सरदार पटेल की दृढ़ता और दूरदर्शिता के सामने बिना किसी संघर्ष के भारत में शामिल हो गईं। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी थीं जो उनके लिए मुसीबत बनते जा रही थीं, जिसमें सबसे पहली मुसीबत थी जूनागढ़ रियासत। जूनागढ़ का शासक एक मुस्लिम नवाब था, लेकिन उसकी 80% आबादी हिंदू थी। आज़ादी के तुरंत बाद अचानक नवाब ने पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे गुजरात में आक्रोश की लहर फैल गई। लोग सड़कों पर उतर आए और जूनागढ़ हमारा है की आवाजें गुजरात में बुलंद होने लगी। तब पटेल ने ना तो उस वक्त हथियार उठाए, ना ही लंबी चौड़ी बातें की। उन्होंने सीधा फैसला लिया, यहाँ जनमत संग्रह होगा, यानी जनता खुद ये तय करेगी कि उन्हें पाकिस्तान में मिलना है या भारत के साथ रहना है।
जब वोटिंग हुई तो लोग हैरान हो गए। 2 लाख लोगों ने वोट डाले, उसमें सिर्फ 91 लोग पाकिस्तान को चुनना चाहते थे और बाकियों ने भारत को अपनी जन्मभूमि मानकर अपना वोट दिया और इस तरह जूनागढ़ भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। वहीं नवाब मोहम्मद महाबत खजनी तृतीय अपनी बीबियों, खजाने और कुत्तों के साथ एक जहाज में बैठकर कराची पाकिस्तान भाग निकला, जिसके बाद पटेल जी ने पाकिस्तान के पहले विदेश मंत्री मोहम्मद जफरुल्लाह खान को उनकी हैसियत दिखाने के लिए कहा कि आपने ही जूनागढ़ के नवाब को पाकिस्तान में शामिल के लिए भड़काया था ना, अब यूनाइटेड नेशंस में जाओ या कहीं जाओ, अब कुछ होने वाला नहीं है। आप भी सुनिए सरदार पटेल जी का ये भाषण। सही है। कल मैं इधर आया तो आज अखबार में मैंने देखा कि लंबी चौड़ी बयान दिया जफरुल्लाह साहब ने, उसमें जूनागढ़ को भी डाल दिया। जूनागढ़ को सलाह जफरुल्लाह साहब ने दिया था कि हाँ तुम पाकिस्तान में शरीक हो जाओ, वो ठीक है, तो उसका जूनागढ़ का नवाब को भोगना पड़ता है, कोई जफरुल्लाह साहब को भोगना नहीं पड़ता है। और ये तो खाली बातों है, जूनागढ़ का तो फैसला हो गया, अभी उसमें कोई चीज बनने वाली है नहीं। कोई यूनो में जाओ, दुनिया पार जाओ, उसमें कोई चीज नहीं बन सकती, वो तो हो गई बात। अब जो जफरुल्लाह साहब कहते हैं कि जूनागढ़ तो यूनो में जाएगा, यूनो में क्या जाएगा। वहीं उन्होंने जूनागढ़ के नवाब का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि जूनागढ़ और कश्मीर का मामला अलग है, क्योंकि जूनागढ़ का तो नवाब ही पाकिस्तान भाग गया था। जाके वहाँ से कुछ हो न हो, लेकिन वहाँ हम कहाँ तक बैठ रहेंगे, इस तरह से हम बैठ नहीं रह सकते। तो कश्मीर का मामला तो अलग है, जूनागढ़ का मामला अलग है। जूनागढ़ यूनो के पास जा नहीं सकता, क्योंकि जूनागढ़ कहते हैं कि आपने भी रास्ता दिया था, हमने किसको रास्ता दिया था, हमने किसी को रास्ता दिया नहीं। उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा था कि जैसे जूनागढ़ में लोकमत हुआ, हैदराबाद में लोकमत हुआ, वैसे कश्मीर में भी करो, उसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। ये रियासतों में हमें एक काम करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि जैसा रियासत के लोग चाहे ऐसा करें। तो जैसे लोगों का लोकमत हो, इस प्रकार करना चाहिए। तो लोकमत जैसा हैदराबाद में हो, कश्मीर में हो, हर जगह पर हो लोकमत, इस प्रकार का करो, हमें कोई फैसला करने में इतराज नहीं है। लेकिन यदि कश्मीर में जो चलता है इस तरह से चलता रहे तो फिर लोकमत करने की क्या जरूरत, हम लड़ाई करके कश्मीर को ले ले तो फिर लोकमत की जगह कहाँ रही। अब जूनागढ़ के मिलने के बाद अगली बारी थी कश्मीर की, जिसे भारत के सिर का ताज कहा जाता था। लेकिन आजादी के समय यही सवाल सबके सामने था कि ये सिर का ताज किसको मिलेगा, क्योंकि कश्मीर के राजा हरि सिंह बड़ी ही दुविधा में थे। वो ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, ना ही भारत के साथ। उनका सपना था कि एक स्वतंत्र कश्मीर हो जो ना भारत से जुड़ा हो, ना ही पाकिस्तान का हिस्सा हो। उन्होंने कुछ समय तक दोनों देशों से चुप्पी साधे रखी। उनकी ये चुप्पी पाकिस्तान को खटकने लगी। पाकिस्तान को लगा कि वहाँ की मुस्लिम बहुल आबादी उनका समर्थन करेगी। इस भ्रम में पाकिस्तान ने ऑपरेशन गुलमर्ग शुरू किया और हजारों पाकिस्तानी जवानों को कबायली लुटेरों के भेष में कश्मीर में घुसपैठ करवा दी, जिन्होंने मुजफ्फराबाद, बारामूला और आसपास के इलाकों में कत्लेआम मचा दिया। महिलाओं के साथ अपराध, मंदिरों में पथराव और सड़कों पर लाशें, कश्मीर में नरसंहार शुरू हो चुका था। तब जाके राजा हरि सिंह को यकीन हुआ कि पाकिस्तान जैसा देश कभी भी उनका सम्मान नहीं करेगा, सिर्फ उनकी रियासत को निगल जाएगा। डर और पश्चाताप में उन्होंने तुरंत भारत सरकार से मदद मांगी, लेकिन सरदार पटेल ने साफ साफ शब्दों में कहा कि जब तक कश्मीर भारत का आधिकारिक तौर पर हिस्सा नहीं होगा, तब तक एक भी भारत का सैनिक मदद के लिए नहीं भेजेंगे। इसी घटना के बाद 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब मैदान में उतरे लोह पुरुष, जो जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर पाकिस्तान से पहले से ही गुस्से में थे, और जब कश्मीरी भाइयों बहनों पर पाकिस्तानी सेना ने अत्याचार करना शुरू किया, तब उन्होंने अपने दम पर कश्मीर में मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया और भारतीय सेना को तुरंत श्रीनगर में एयरलिफ्ट करवा दिया। इंडियन आर्मी ने सही वक्त पर पाकिस्तानी आर्मी को पीछे धकेल दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अगर एक दिन की और देरी होती तो आज श्रीनगर हमारे हाथ से चला जाता और आज का नक्शा कुछ और ही होता।
मगर इतिहास को ये मंजूर नहीं था। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकी। जब हमारी सेनाएं जीत रही थी तभी प्रधानमंत्री नेहरू ने युद्ध रोकने का फैसला लिया और मामला यूएन में ले गए। सरदार पटेल इस मामले से बेहद ही नाखुश थे। उन्होंने साफ कहा था कि यदि ये मामला मेरे हाथ में होता ना तो ये विवाद होता, ना ही पीओके जैसी स्थिति बन। सभी इतिहासकारों का मानना है कि यदि सरदार पटेल कश्मीर का मामला संभालते तो शायद पूरा कश्मीर आज भारत का अभिन्न अंग होता और पीओके जैसी कोई घटना ही नहीं घटती। वो वक्त ऐसा था कि हम नए नए आज़ाद हुए थे। ऊपर से इस नए मुल्क पाकिस्तान ने हमें परेशान करना शुरू कर दिया था। यहीं पर सरदार पटेल समझ गए कि पाकिस्तान अब कभी भी भारत का हिस्सा नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो मुल्क तो हमारी दोस्ती के लायक ही नहीं था। और सरदार पटेल ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेरना शुरू कर दिया। एक बार उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को सबक सिखाते हुए कहा था कि जब पाकिस्तान स्वर्ग बन जाएगा तो उसकी हवा हमें भी लगेगी। ठीक है, और हम एक हो जाए। मैं कहता हूं कि मेहरबानी करके ऐसी बात न करो, वहां बैठे रहने दो। उससे बहुत नुकसान है, वहां बैठे रहने दो, करने दो उनको। पाकिस्तान अच्छा बनाने दो। पाकिस्तान जब स्वर्ग बन जाएगा हमको उसकी ठंडी हवा लगेगी। ठीक है, अच्छा। तो आप लोग क्यों ऐसा कहते हो? उनको शंका पैदा होती है, ऐसी बात हम क्यों करें? मजबूत बनाओ, तगड़ा बनाओ। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मजबूत होता तो बहुत अच्छी बात है, तो हमको कोई नुकसान नहीं है, वो ठीक है। आगे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान का कोई बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हमने वो तो आपको खुशी खुशी दिया है। आने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए हमारे दुश्मन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की। मैं पाकिस्तान के लीडरों को बार बार कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन हो और कोई भी कॉन्स्पिरेसी हो तो पाकिस्तान में पड़ी है, बाहर कोई नहीं है, वहां भीतर पड़ी है। जितने दुश्मन है वहां इधर कोई नहीं है। हम उनका कोई बुरा नहीं चाहते हैं। क्यों हम बुरा चाहें? हमने राजी खुशी से तुमको दे दिया कि जाओ तुम पाकिस्तान बनाओ। लेकिन यदि ये हमारी आंख में धूल फेंकने के लिए कोई आवे तो हम कहते हैं कि इस तरह से हम नहीं चलने देंगे, ये काम नहीं चलेगा। हमारा हिंदुस्तान बाकी का है, उसको छोड़ दो। बाकी हिंदुस्तान को उनका काम करने दो, उसमें आप दखल न दो, तो हम आपके काम में दखल नहीं देंगे। और क्या आपको पता है कि सरदार पटेल पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपनी जिद पर पाकिस्तान को ये पैसे दिलवाए थे। वरना पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसने ये पैसे आतंकवाद के लिए लगाए उसी वक्त ढेर हो जाता। इसका जिक्र खुद सरदार पटेल ने अपने भाषण में किया है। लेकिन जब हमने उनका रुपया देने का किया, उस समय पर हमने कहा कि आपको यदि 500 करोड़ रुपया चाहिए और इतना हिस्सा हमारा चाहिए तो हम देने के लिए, आपका हक हो न हो, ज्यादा हम देने के लिए भी तैयार है। लेकिन मैंने लिख के दिया था कि यदि ये रुपये से गोली चलानी हो कश्मीर में तो हम इस तरह से रुपया नहीं देंगे। हाँ, तुम्हारे में ताकत हो ले जाओ, ठीक है, लेकिन हम खुशी से रुपया तो तब देंगे कि जब ये फैसला सब हो जाए तो आपका रुपया है। खैर, जूनागढ़ और कश्मीर की तरह पटेल जोधपुर रियासत को भी भारत में मिला चुके थे, लेकिन उनके लिए अब सबसे बड़ी चुनौती थी हैदराबाद रियासत। ये कोई मामूली रियासत नहीं थी। भारत के बीचों बीच बसी, आकार में ब्रिटेन से भी बड़ी और इतनी अमीर कि वहाँ का निजाम उस दौर में दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में गिना जाता था। लेकिन दुविधा ये थी कि हैदराबाद का शासक मीर उस्मान अली खान खुद को भारत से अलग रखना चाहता था। उसने न सिर्फ पाकिस्तान से गुप्त समझौते किए, बल्कि हैदराबाद नाम से एक नए मुल्क की नींव रखनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, हैदराबाद में रजाकार नाम का एक उग्र इस्लामिक संगठन भी खड़ा हो चुका था, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा था और निजाम सरकार चुप्पी साधे बैठी हुई थी। जब हालात बेकाबू हो गए, तब सरदार पटेल ने बिना एक पल गवाए ऑपरेशन पोलो का आदेश दिया, जिसे इतिहास में पुलिस एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। वो तारीख 13 सितंबर 1948 थी, जब भारतीय सेना हैदराबाद के अंदर घुसकर सैन्य कार्यवाही 4 दिन तक करती रही। रजाकारों के ठिकानों को तोड़ा गया,
निजाम की फौज को हराया गया और आखिरकार 17 सितंबर 1948 की तारीख को निजाम ने घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत का एक दुर्लभ हिस्सा बन गया। बिना किसी विदेशी ताकत के, बिना यूनाइटेड नेशंस के हस्तक्षेप के, सिर्फ सरदार पटेल की राजनीति और कूटनीति के दम पर। सरदार पटेल जानते थे कि अगर भारत के दिल में एक अलग देश बस गया तो अखंड भारत हमेशा के लिए बिखर जाएगा। इसलिए देश को बचाने के लिए उन्होंने वो सब किया जो सिर्फ सरदार पटेल ही कर सकते थे। दोस्तों, बंटवारे के बाद सन 1948 में पटेल साहब ने कलकत्ता में एक भाषण दिया। पाकिस्तान का साथ देने वाले मुस्लिम को कुछ कड़वे शब्द बोले थे और उनका ये भाषण विवादित माना जाता है। आप भी सुनिए वीडियो क्लिप। हिंदुओं का राज कौमी राज नहीं होना चाहिए। कौन कहते हैं कौमी राज बनाओ? हिंदुस्तान में 3-4 करोड़ मुसलमान पड़े हैं, कौमी राज की बात नहीं है। लेकिन बात एक है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान पड़े हैं, वो मुसलमान ने, काफी लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने पाकिस्तान बनाने में साथ दिया। ठीक दिया, अभी ठीक है। लेकिन अब एक रोज में, एक रात में क्या दिल बदल गया? वो मुझे समझ में नहीं आता कैसा बदल गया कि एकदम कहते हैं हम तो मान लो। ऐसा नहीं है कि सरदार पटेल मुसलमानों से नफरत करते थे, बल्कि वो ये सोचकर हैरान थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान आखिरकार भारत को छोड़कर पाकिस्तान में क्यों जाना चाहते हैं। और 12 फरवरी 1949 को उन्होंने अपने एक भाषण में भारत के हर धर्म के लोगों को मिलजुल कर रहने की बात कही थी। जितने लोग हैं सबको हिल-मिल के भाई भाई की तरह के रहना है और एक दूसरे के साथ गुरका गुरकी करने से कोई काम नहीं होगा और इस तरह से नहीं करना चाहिए। कोई भी कौम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, सबको यही समझना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, हमें निश्चय करना चाहिए। जितना हो सके हमसे इतना कोशिश करके आपस में मिलजुल के रहने की कोशिश करें। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं। आगे उन्होंने कहा था, हम एक खुदा की औलाद हैं, एक ईश्वर की प्रजा हैं और इसी तरह हमें रहना चाहिए। वीडियो क्लिप भाषण। एक माँ बाप के फर्जंद है, इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। साथ ही उन्होंने युवाओं को डंडा झगड़ा छोड़कर पढ़ लिख कर भारत को आगे बढ़ाने की बात की थी। कोई भी झगड़ा का काम हो, फिसाद का काम हो, डंडा का काम हो, छोड़ देना। 5 साल काम कर लो और हम लोग तो अब ज़रीफ हुए, बुढ़े हुए, हमारा काम तो एक गुलामी में से छोड़ाना था, वो तो पूरा हो गया। लेकिन उठाने के लिए नौजवान तैयार न हो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाए। तो ये नहीं है कि हमारे नौजवानों में दिमाग नहीं है, दिमाग तो बहुत है, तेज है, ज्यादा तेज हो गया उसी मुसीबत पर। जितना होना चाहिए तेज, इससे ज्यादा हो जाए। तो हर चीज में हम एक प्रकार की सबकी गलती निकालने का हमारा दिमाग आगे चलता है। तो एक क्रिटिकल दृष्टि हमने बनाई है कि हर चीज की चेष्टा करनी, टीका करनी, टिप्पण करना उसके पर, लेकिन हमें प्रैक्टिकल चीज, कोई व्यवहारू चीज करनी हो तो फिर किताब देखते हैं, किताब में क्या लिखा है, उससे काम नहीं होता। तो हाथ पर चलाने की बात है। द आयरन मैन इंडिया की आज़ादी का वो चैप्टर हैं जिनके बिना तो हम भारत की आज़ादी की कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन इतिहास उन्हें भूल चुका है। ये हमें भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के इस बयान से पता चलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आज भारत जो भी है उसमें सरदार पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन इसके बावजूद हम उनकी उपेक्षा
यानी उन्हें इग्नोर करते हैं। वहीं पटेल साहब की जीवनी लिखने वाले राजा मोहन गांधी कहते हैं कि आज़ाद भारत के शासन तंत्र को वैधता प्रदान करने में गांधी, नेहरू और पटेल की त्रिमूर्ति का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन ये शासन तंत्र इतिहास में गांधी और नेहरू के योगदान को तो स्वीकार करता है, मगर पटेल की तारीफ करने में अपनी सीमाएं बढ़ा देता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ये सुनील खिलनानी की किताब द आइडिया ऑफ इंडिया में नेहरू का जिक्र तो 65 बार आता है, वहीं पटेल साहब का जिक्र सिर्फ 8 बार ही आता है। ऐसी कई किताबें हैं जिसमें पटेल की तुलना में नेहरू जी को महान बताया गया है, मगर किसी महान पुरुष को किसी मानव की किताब के चंद शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। वो बगैर किसी शब्दों के भी महान रहता है, क्योंकि वो महान है। अगर दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले प्रधानमंत्री बनते तो क्या देश की हालत आज कुछ और होती, और पीओ के जैसा कोई शब्द हमें सुनने को ही नहीं मिलता। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।